नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश की सबसे प्रमुख महारत्न कंपनी ओएनजीसी के सीएमडी सुधीर वासुदेव जी। 59 वर्षीय सुधीर वासुदेव जी ने अक्टूबर 2011 में ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला था। केमिकल इंजीनियर सुधीर वासुदेव जी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के मूल निवासी हैं। सुधीर वासुदेव जी लगभग 34,000 कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं। ओएनजीसी इस समय करीब 2,50,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। सुधीर वासुदेव जी ने 1976 में ओएनजीसी से ही एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इसी कंपनी के शीर्षस्थ पद पर पहुंचे हैं। आज हम सुधीर वासुदेव जी से तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। सुधीर जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। 37 साल का आपका लंबा और काफी चुनौतीपूर्ण सफर रहा है। इसी कंपनी में आपने जूनियर पद से अपनी शुरुआत की और एक दिन सबसे शीर्षस्थ पद पर पहुंच गए। क्या कभी सोचा था कि एक दिन कंपनी की इस तरह भी सेवा करेंगे सीएमडी के रूप में? देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय ग्रेजुएट ट्रेनीज़ का जो प्रोग्राम है वो तभी लॉन्च हुआ था। 1975 में पहला बैच आया था ग्रेजुएट ट्रेनीज़ का और 1976 में दूसरा बैच आया था कि उस समय ओएनजीसी को ऑफशोर में तेल मिला था। और जो हमारे ट्रेनीज़ थे, जो हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे और एचआर डिपार्टमेंट के लोग को कहते थे कि आप लोग जो हैं काफ़ी ऊपर तक जाएंगे, हो सकता है इनमें से आप कोई चेयरमैन भी बन जाए। पर पर्सनली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो ये 37 साल का जो सफ़र, जैसा आपने कहा, चुनौतीपूर्ण तो था ही, पर उससे भी ज़्यादा रोमांचक था। और मैंने काफ़ी जगह काम किया इन 37 सालों में। शुरुआत में 1 साल की ट्रेनिंग की देहरादून में, फिज़िकल जो थी, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ट्रेनिंग की। उसके बाद करीब 3 साल मैंने आसाम के जंगलों में गुजारे हैं, जहाँ पर वर्क पे काम मेहनत की है अपने हाथों से। फिर उस समय जो हमारे काफ़ी करिश्मेटिक चेयरमैन थे, डॉक्टर एन बी प्रसाद, उन्होंने जितने जीटीज़ थे सबको मुंबई हाई के लिए ट्रांसफ़र किया। कि मुंबई हाई उस समय नया नया डिस्कवर हुआ था और डेवलपमेंट चल रहा था। तो हम सब जीटीज़ ने वहाँ काफ़ी काम किया फॉर्मेटिव ईयर्स में मुंबई हाई में। और मैंने करीब 11 साल वहाँ पर मुंबई हाई के प्लेटफॉर्म पे गुजारे हैं, अपने हाथ से काम किया है और मुंबई हाई को बढ़ते हुए देखा है। जहाँ उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था तब 1000 बैरल करीब प्रोडक्शन था, उससे 10,000 बैरल से लेके करीब 4 लाख बैरल तक का प्रोडक्शन देखा है मैंने वहाँ पर, जो हाईएस्ट था मुंबई हाई के कैरियर में। और पूरे अपने 37 साल के सफ़र में मैं मैक्सिमम टाइम ऑफशोर से कनेक्टेड रहा हूँ। और उसके बावजूद बॉम्बे हाई के अलावा मैंने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में काम किया दिल्ली में एज हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस। जॉइंट वेंचर्स जो हमारे प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें काम किया। वहाँ मुझे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनकी प्रैक्टिसेस समझने का, उनकी टेक्नोलॉजी समझने का मौका पिछला और पिछले 4 सालों से मैं ओएनजीसी के बोर्ड पे हूँ। पहले मैं डायरेक्टर ऑफशोर था, पूरा जितना ऑफशोर का जितना डेवलपमेंट है सब मेरे जुरिसडिक्शन में था। और पिछले 2 सालों से मैं सीएमडी ओएनजीसी के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो ये सफ़र जो है बहुत ही अनोखा था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण था और बहुत अभूतपूर्व था और काफी रोमांचक भी। रोमांचक तो था ही। ओएनजीसी यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इसका मुख्य कार्य दरअसल है क्या, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ओएनजीसी जिसे हिंदी में हम कहते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ये तेल एवं प्राकृतिक गैस की जो का मंत्रालय है उसकी ये फ्लैगशिप कंपनी है। और भारत की जो 7 महारत्ना कंपनीज़ हैं उसमें से हम एक हैं। और अगर आज ग्रेड किया जाए तो उनमें सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी ओएनजीसी है। इन टर्म्स ऑफ पीएसयूज़, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, हम देश की सबसे बड़ी पीएसयू हैं। 2,50,000 रुपये का करोड़ का हमारा मार्केट कैप है, करीब 1,65,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर है और साल का हमारा जो मुनाफा है वो करीब 21,000 से 25,000 करोड़ होता है। और ये सब हम करते हैं हम जो तेल और प्राकृतिक गैस के खनन से एक्सप्लोरेशन करते हैं, कच्चे तेल का और गैस का, और से प्रोड्यूस करते हैं। देश का 69% प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल और 62% ऑफ गैस वो ओएनजीसी प्रोड्यूस करती है। आज तक जो देश में जितने भी तेल एंड गैस के जो रिजर्व्स हैं, टोटल रिजर्व्स जिसको कहा जाता है प्रोग्नोस्टिकेटेड रिसोर्सेज, वो करीब 28 बिलियन टन के हैं। उसमें से 11 बिलियन टन आज तक डिस्कवर हुए हैं पिछले 57 साल की
हिस्ट्री में उसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की। इसमें से करीब 8.5 मिलियन टन, 8.5 बिलियन टन ओएनजीसी ने, करीब 88% ओएनजीसी ने डिस्कवर किया। आज 7 बेसिन्स में से ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से 6 ओएनजीसी ने डिस्कवर किए हैं, और एक जो है इसके पहले ब्रिटिश टाइम में जो आसाम में जो प्रोडक्शन शुरू हुआ था वो उस समय डिस्कवर हुआ था। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा जो है देश की जो एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए हमारी जो 100% सब्सिडरी है OVL, उसके थ्रू हम 16 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, और करीब 15% जो है ONGC का जो प्रोडक्शन है, टोटल ग्रुप का प्रोडक्शन, वो हमारी ओवरसीज एंटिटीज़ के थ्रू आता है। और ONGC आज एक इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी बन चुकी है, और नाउ सिर्फ ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन पर हम मिड स्ट्रीम में, पाइपलाइंस में, डाउन स्ट्रीम में, रिफाइनिंग में, पावर में, फर्टिलाइज़र में, इन सब एरियाज़ में काम कर रहे हैं, और उसके अलावा अल्टरनेट एनर्जी में भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी कंपनी है महारत्न कंपनी, आपने बताया देश की 7 कंपनियों में से एक है, तब तो CSR फ्रंट पर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्रंट पर भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती होगी। समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कुछ यह कंपनी कर रही है आपके नेतृत्व में? जैसा कि आपने बताया, CSR जो है उसमें जब ये CSR टर्म कॉइन नहीं हुई थी उस समय से लेकर ONGC इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। जितने भी, पहली बात तो ये है कि हम देश के पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ में प्रेजेंट हैं, और जहाँ भी हम हैं अपने वर्क सेंटर के आसपास हम काफ़ी काम करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और 2001 या 2 से हमने ये वॉलंटरली अपने अडॉप्ट किया था कि 0.75% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हम CSR में खर्च करेंगे। और कंपनी बिल में अब जो आया है कि 2% ऑफ पैट खर्च करना है CSR में, ये हम पिछले कुछ सालों से ऑलरेडी कर रहे हैं। जब ये वॉलंटरी था कि जो जिन कंपनीज़ का प्रॉफिट 500 करोड़ से ज़्यादा है उनको 0.5% और से लेकर 0.2% के बीच में कुछ खर्च करना चाहिए CSR में, तो हमने अपर लिमिट थी 2% की, वो हमने अडॉप्ट की थी। और ये हम खर्च कर रहे हैं करीब 12 क्षेत्रों में, जिसमें देखा जाए तो जो पूरा जो कंसेप्ट था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट का, प्रोवाइडिंग अर्बन दिस्टिंग फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, preservation of artisans and art, preservation of World Heritage monuments, improving the quality of girl child, providing skill development, इन सब एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं। और हमारा साल का बजट करीब 400 से 500 करोड़ है इन सब क्षेत्रों में। कुछ शहरों के नाम बताएंगे जहां पर आप ये सारी चीज़ें समाज सेवा के लिए कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा काफ़ी हर्ष और गौरव के साथ कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है 6 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने की, जिसमें ताजमहल सबसे ऊपर है। उसके अलावा दिल्ली का लाल किला है, और अजंता एंड एलोरा केव्स हैं, बीजापुर में जो गोलकुंडा फोर्ट है, और महाबलीपुरम का जो टेम्पल है। ये इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आसाम में जो पुराने वो हैं मॉन्यूमेंट्स हैं अहोम के किंगडम के, वो हम मेंटेन कर रहे हैं। जहाँ तक आर्टिसंस का सवाल है, चंदेरी जो मध्य प्रदेश में है, चंदेरी वर्कर्स को जो हम काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ गर्ल चाइल्ड का सवाल है, करीब 16,000 लड़कियों का हम एजुकेशन कर रहे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन की हैं, और ये हमारे जितने वर्क सेंटर हैं उनके आसपास हम करें। और हमारे वर्क सेंटर जैसे कि देहरादून हमारा हेडक्वार्टर है, दिल्ली हमारा रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है। इसके अलावा हम गुजरात में अहमदाबाद, अंकलेश्वर, महसाना, आसाम में शिवसागर, नाजिरा, सिलचर, जोरहाट, इन सब एरिया में है, त्रिपुरा, अगरतला, नीचे साउथ में राजामुंद्री, कराईकल, पौंडीचेरी, इन सब एरियाज़ में काम कर रहे हैं। राजस्थान में हमारा जो जॉइंट वेंचर है केन एनर्जी के साथ। सो देखा जाए तो पूरे देश के चारों कोने में हम काम कर रहे हैं। 2 साल पहले जब आपने बतौर CMD ONGC का कार्यभार संभाला था, तब किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने थी? चुनौतियाँ देखिए, ONGC जो है पिछले 57 सालों से इन क्षेत्रों में काम कर रही है, और इस दौरान में हमने करीब 360 फील्ड डिस्कवर किए हैं। पर आज जो प्रोडक्शन हो रहा है वो करीब 110 फील्ड्स से हो रहा है। इन 110 फील्ड्स में 15 फील्ड ऐसे हैं जो बड़े हैं, और ONGC का लगभग 75% प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ इन 15 पुराने फील्ड से आ रहा है। और ये फील्ड्स का विंटेज है, ये उम्र है इनकी 35 से 50 साल। और जिस तरह की ऑयल फील्ड की लाइफ में होता है, एक सर्टेन पीरियड होता है जिसमें आप प्रोडक्शन कर सकते हैं पीक पे या प्लेटू पे, उसके बाद प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। तो जितने फील्ड्स हैं, क्योंकि ये 35 से 50 साल पुराने हो चुके हैं, इनका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है।
तो एज ए रिजल्ट ONGC का टोटल प्रोडक्शन भी वो गिरता हुआ दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो हमने पिछले जो है IOR और EOR जो होती हैं तकनीक्स होती हैं, इम्प्रूव्ड ऑयल रिकवरी की और एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी की, ये सब हमने अप्लाई किए हैं इन फील्ड्स में। ये मेरे आने के पहले शुरू हो चुका था, पर उनको काफ़ी गति प्रदान की गई है, जिससे अभी हमारा प्रोडक्शन जो है मेंटेन्ड है। अगर हम ये नहीं करते तो हमारा प्रोडक्शन करीब 7% से 8% प्रति साल के हिसाब से कम हो जाता, और करीब 8 मिलियन टन कम होता प्रोडक्शन जितना आज हो रहा है। इसके अलावा कई मार्जिनल फील्ड्स ऐसे थे जो प्रोडक्शन में नहीं थे, क्योंकि उस समय ऑयल और गैस की हमें कीमतें नहीं मिल रही थी पूरी। जब से हमें ये अंतर्देशीय कीमतें मिलनी शुरू हुई हैं ऑयल की, और गैस के भी जो प्राइसेस बढ़े हैं 2010 से, तो ये वाइबल हो गए मार्जिनल फील्ड्स। तो इनको भी हमने प्रोडक्शन में लाने का प्रयास किया है, और 37 ऐसे फील्ड्स हैं मार्जिनल फील्ड जो अभी प्रोडक्शन में आने वाले हैं। कुछ आ चुके हैं, कुछ इस साल में आएंगे, और इससे करीब हमें 110 मिलियन टन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिलेगा। इनकी जो फील्ड की लाइफ है इसमें करीब 33,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। तो ये सब जो उपलब्धियां हैं और चुनौतियां मेरे सामने थी, और इसको मैंने पूरा करने की कोशिश की है। आने वाले 10 साल बाद हम ONGC के किस तरह के विस्तार की उम्मीद कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि जो पहला काम मैंने CMD ONGC किया कि वो ये था कि एक खांचा तैयार करना और एक रोड मैप तैयार करना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना भविष्य के लिए। ये ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज पहले नहीं हुई है, पर जिस तरह की ग्राउंड रियलिटीज़ पहले थी, आज ग्राउंड रियलिटीज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट है। पहले ONGC कमीशन था, 100% ओन था गवर्नमेंट से। अभी हम कंपनी हैं, अभी सब्सिडीज देनी पड़ती हैं। अभी NELP आ गया, जिसमें हमें लेवल प्लेइंग फील्ड्स के थ्रू हमें ऑक्शन में फील्ड्स लेने पड़ते हैं। बाहर की इतनी कंपनीज काम कर रही हैं इंडिया में, हम बाहर जाके इक्विटीज़ एक्वायर कर रहे हैं। तो इस तरह के चैलेंज पहले नहीं थे। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया जो 10 साल से भी ज़्यादा अगले 18 साल तक के लिए है। 2030 तक का वो पूरा भविष्य का ONGC का एक रोड मैप तैयार किया हमने, जिसमें ये हमने देखा है कि प्रोडक्शन जो है आज अगर 60 मिलियन टन ऑयल एंड गैस का हो रहा है, वो बढ़ा के 130 मिलियन टन हो जाएगा उस समय। और उसमें से करीब 70 मिलियन टन जो है वो हम ONGC के जो डोमेस्टिक फील्ड्स हैं उससे प्रोड्यूस करेंगे, और 60 मिलियन टन जो है हम अपने एफर्ट्स जो हैं ONGC विदेश लिमिटेड उसके थ्रू बाहर के देशों से लाएंगे। और इसके अलावा करीब जो हमारा आज का जो मुनाफा है उससे 3 गुना होगा। जो हमारा EBITDA मार्जिन है या हमारा रेवेन्यू है, और जो मार्केट कैप है आज हमारी करीब 2,50,000 करोड़ की, वो बढ़ के 10 लाख करोड़ हो जाएगी। तेल और गैस के क्षेत्र में जो आप खोज करते हैं, इसके अलावा क्या ONGC का ऐसा भी कोई प्लान है कि भविष्य में आप पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा क्षेत्र में उतरें और देश में पेट्रोल पंप भी खुलवाएं? जी, ONGC और जो ONGC की एक सब्सिडियरी है MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इन दोनों में मिला के हमारे पास 1600 लाइसेंसेज हैं रिटेल आउटलेट्स खोलने के। तो हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि अब जिस तरह से पिछले कुछ सालों से अभी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस रेगुलेटेड थे। अब जो पेट्रोल है, जिसे हम मोटर स्पिरिट कहते हैं, वो डीरेगुलेट हो गया है। डीजल अभी भी डीरेगुलेटेड नहीं है, धीरे धीरे डीरेगुलेशन हो रहा है। कैरोसिन अभी भी डीरेगुलेटेड नहीं है। तो हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये डीजल भी डीरेगुलेट हो जाएगा तो पेट्रोल एंड डीजल जो है रिटेल आउटलेट थ्रू जो बिकता है, उस समय हम रिटेल आउटलेट के क्षेत्र में उतरेंगे। और उस दिशा में हम ऑलरेडी हमने प्रयास करना शुरू कर दिया है कि हमारी रणनीति क्या होगी, किस तरह से हम करेंगे और किस तरह के आउटलेट्स होंगे, तो उस सब पे काम चल रहा है। क्या ये देश के सभी राज्यों में खुलेगा या कुछ विशेष राज्यों में ही आप खोलेंगे? देखिए, जैसे हमारी रिफाइनरी है अभी MRPL, तो सबसे पहले तो कोशिश ये होगी कि हम कर्नाटका में करें, जो कि वहाँ से जो है प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। उसके अलावा देश के अन्य भागों में भी किया जा सकता है, क्योंकि अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि आप प्रोडक्ट स्वैप कर सकते हैं। तो अभी ये, क्योंकि ये अभी सिर्फ शुरुआत ही है, इस दिशा में भी काम जारी है। अभी इससे ज़्यादा कहना शायद मुनासिब नहीं होगा और संभव भी नहीं होगा। और उर्वरक के क्षेत्र में भी उतरने की योजना है आप लोगों की? जी हाँ, हमने अगरतला जो त्रिपुरा में एक अभी पावर प्लांट की स्थापना की है। वहाँ पिछले कई सालों से हम मौजूद हैं, और गैस का जो हमारा वहाँ था पोटेंशियल काफ़ी था। पर जिस तरह का ये, क्योंकि वो सुदूर क्षेत्र है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाना थोड़ा मुश्किल था, तो हमारा गैस का प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड था। करीब 1 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस मुश्किल से हम बेच पाते थे एक दिन में, और हमारा पोटेंशियल था 5 से 6 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रोड्यूस करने का। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम खुद एक पावर प्लांट लगाएं।
तो हमने ILFS के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है OTPC, ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड। उसमें गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का भी शेयर है और इसके तहत हमने 726 मेगावाट का एक गैस बेस्ड पावर प्लांट लगाया है वहाँ पर, जिसकी पहली इकाई अभी पावर प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी है और दूसरी इकाई कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा भी हमने अगर त्रिपुरा में और गैस की खोज की है। अब चूँकि पूरे जितने पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं उन सबको पावर की सप्लाई इसके थ्रू हो जाएगी और शायद पावर जनरेशन की और संभावना नहीं है, इसलिए हमने त्रिपुरा गवर्नमेंट के अनुरोध पे ये कोशिश की है कि एक उर्वरक संयंत्र लगाया जाए यूरिया का 1.3 मिलियन टन पर एनम का, जिस पे अभी कार्य चल रहा है। उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। इसके लिए हमने चंबल फर्टिलाइजर को अपने साथ लिया है और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का भी उसमें 10% सहयोग है। ONGC का ही हिस्सा है ONGC विदेश लिमिटेड। इस कंपनी के आप अध्यक्ष भी हैं जी। अभी तेल और गैस खोजने के क्षेत्र में दुनिया के किन किन देशों में यह कंपनी कार्य कर रही है? आज हम दुनिया के 16 देशों में मौजूद हैं और हमारे 32 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन 16 देशों में। और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट को छोड़कर हम सारे कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। लीबिया, सीरिया, म्यांमार, लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला, ब्राज़ील, सूडान, अफ्रीका में अभी मोज़ाम्बिक, इधर ऊपर देखा जाए एशिया में रशिया में है, कजाकिस्तान में है। लेकिन वासुदेव साहब, बड़ा सवाल यह है कि चाइना क्यों भारत को पीछे छोड़ रहा है तेल और गैस खोजने के क्षेत्र में? खोजने के क्षेत्र में तो शायद नहीं, पर ये जो एक्विजिशंस हो रहे हैं बाहर उन क्षेत्रों में ज़रूर किया। जिस तरह से चीन ने बड़ी एग्रेसिव एक नीति अपनाई है। पहली बात तो ये है कि देश वो चाइना जो है हमसे बड़ा है, उनकी खपत भी ज़्यादा है हमसे और उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है हमसे, पर चूंकि उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज, वो बड़ी एग्रेसिवली वो परस्यू कर रहे हैं और देश के मतलब विश्व के हर कॉन्टिनेंट में ही उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ हैं सब जगह उन्होंने कुछ न कुछ एक्वायर किया है। तो कैसे भारत इसका मुकाबला कर सकता है? मुकाबला तो देखिए, कॉम्पीट करना जो है वो शायद मुश्किल है, वो कोलैबोरेशन से ही काम चल सकता है। और जहाँ तक कोलैबोरेशन का सवाल है, पहली बात तो ये है कि हम एक तो अगर इंटरनली कोलैबोरेट करें, जो कंपनीज जाती हैं इंडिया से बाहर, वो अगर एक इंडिया इंक बन के जाएं, और डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो वैसे भी है आज भी, और अगर शायद बढ़ाएं और पूरा मिलकर काम करें तो हम कहीं ना कहीं जरूर कोशिश कर सकते हैं जी। और इधर देखने में आया है कि ONGC पर सब्सिडी का बोझ काफ़ी बढ़ा है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण ये है कि एक तो देश में खपत बढ़ती जा रही है तेल की। पिछले साल जो है करीब 172 मिलियन टन जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हुआ और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अब बढ़ गए हैं। जिस तरह का अब जो है जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, उससे अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब 100 से 110 डॉलर पर बैरल हैं। तो पिछले साल करीब 160 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट बिल था। और चूंकि ये जो इंपोर्ट हो रहा है, करीब 80% क्रूड जो होता है कंज्यूम होता है इंडिया में, वो इंपोर्टेड क्रूड है। और जो क्रूड ऑयल के से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनके रेट्स जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो अब आज इंटरनेशनल प्राइसेस पे नहीं बिकते हैं उसको, क्योंकि जो आम जो कंज्यूमर है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट किया हुआ है। घाटा है, इसमें कोई दो राय नहीं तेल कंपनियों को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश का आम आदमी बढ़ती हुई महंगाई से बेहाल है और तेल कंपनियां अपनी इस घाटे को पूरा करने के लिए बार बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की मांग करती हैं। कहाँ तक जायज़ मानते हैं इसे आप? देखिए, जायज़ तो ये है कि अगर जो फीड स्टॉक है अगर वही महंगा हो रहा है तो इसमें कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि प्राइसेस बढ़ाए जाएं। जितना कुछ गवर्नमेंट कर सकती है गवर्नमेंट कर रही है, जो सब्सिडी के थ्रू, पर 1 लाख करोड़ रुपए अगर गवर्नमेंट देती है हर साल का सब्सिडी में, तो वो हमें उस पर फिस्कल डेफिसिट पे और करंट अकाउंट डेफिसिट पे रिफ्लेक्ट करता है। गवर्नमेंट की जो सॉवरेन रेटिंग है उस पर इफेक्ट करता है। जितना बर्डन वो पास कर सकती है गवर्नमेंट अपस्ट्रीम कंपनीज को, उतना पास किया उन्हें। आज क्या देखिए, अगर $110 पर बैरल का अगर क्रूड का प्राइस है, करीब $63 पर बैरल का हम डिस्काउंट देते हैं। हमारे हिस्से में 40 से 45 डॉलर पर बैरल आता है। ONGC की आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $40 पर बैरल की है। अगर इतना भी हमें मार्जिन नहीं मिलेगा तो जो प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं उतना भी नहीं कर पाएंगे। जो और फ्यूचर के लिए जो हम एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं उन सब के लिए जो हमें पूंजी की जरूरत है वो हम नहीं लगा पाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में शेल गैस की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में आप कहाँ कहाँ संभावनाएं देखते हैं
शेल गैस की? शेल गैस ने देखिए पूरा अभी जो इक्विलिब्रियम है हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री का पूरा चेंज कर दिया, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहाँ करीब अभी 20% से ज़्यादा उनका कंजम्पशन जो है गैस का वो शेल गैस पे है। और उसके कारण उनका पावर प्रोडक्शन वगैरह जो है, जो पहले कोल बेस्ड था, वो चेंज होकर शेल हो गया। इसी कारण पूरी दुनिया का ध्यान गया शेल गैस के ऊपर। हर एक आदमी ने, हर देश ने कोशिश की कि वो शेल गैस पे काम करे। हमारे देश में भी काम चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्प ली है इसमें। यूएसजीएस जो उनका जियोलॉजिकल सर्वे है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके उनकी हेल्प के साथ हम कोशिश कर रहे हैं रिसोर्स पोटेंशियल का असेसमेंट करने की। और अभी नंबर्स जो हैं वो काफ़ी वेरी कर रहे हैं, 1 TCF to 1000 TCF, ट्रिलियन क्यूबिक फीट। और पोटेंशियल तो है करीब 10 बेसिन्स में, पर अभी खोज के अब विषय है कि कहाँ पर है और कितना हो सकता है। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी तैयार कर रही है, और कुछ ही समय बाद, हो सकता है कुछ महीनों बाद ये पॉलिसी आ जाए और उसके तहत ऑक्शंस होंगे ब्लॉक्स के, और तब शेल गैस का फिर उस समय एक्सप्लोरेशन और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होने की उम्मीद है। 37 साल लंबा आपका अनुभव है सुधीर वासुदेव साहब जी, काम करने का। आपके अनुभव के आधार पर जानना चाहेंगे कि भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, इसे कैसे दूर किया जाना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि आज देश का जो भी हर पॉलिसी मेकर शायद इस समस्या से जूझ रहा होगा, पर जितनी मेरी लिमिटेड समझ है उसमें मुझे यही लगता है कि हम शायद जो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी से सीधा सर्विस इकोनॉमी में चले गए। बीच में एक स्टेज होती है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की, वो शायद हमने उतना ध्यान नहीं दिया उस पर जितना देना चाहिए था। और आज भी जो समस्या हो रही है करंट अकाउंट डेफिसिट की, कि जितना हमारा इंपोर्ट है हमारा एक्सपोर्ट कम है, और इस सब के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब तक आप एक इनेबलिंग प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे पॉलिसीज़ का, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने का, तब तक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें पॉलिसी मेकर्स को ये ध्यान देना होगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट बने। और जहाँ तक आज के नौजवान का सवाल है, उसको तैयार करना होगा अपने आप को कि इन सब जो भी इंडस्ट्रीज़ अगर खुलती हैं उन सब के लिए जो स्किल सेट्स की ज़रूरत है वो अपने आप को इक्विप कर सके उसके लिए। और इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो एकेडमी है उसको भी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा कि वो उनको इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें कि जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके बाहर निकलते हैं वो अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें इंडस्ट्रीज़ को। हमारे इस एक मुलाकात कार्यक्रम के सबसे ज़्यादा दर्शक युवा वर्ग से आते हैं, नौजवान हैं जी। तो जो पढ़े लिखे नौजवान ओएनजीसी में नौकरी करना चाहते हैं उनको आपकी सलाह क्या होगी? मेरी सलाह ये होगी कि ओएनजीसी आज भी देश की एक सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है, और पीएसयू होते हुए भी हम एक जो सर्वे किया गया उसमें हम मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर के नाम पे जाने जाते हैं। और ये इसलिए है कि ना हम अच्छी सैलरी देते हैं, पर हम बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं ट्रेनिंग का भी, बैलेंस ऑफ लाइफ का, वेलफेयर का। तो और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, जो एक जिस तरह से देखा जाता है कि दुनिया समझती है, और जो लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में, ये समझते हैं कि हम शायद पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं और लो एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कुछ ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं होता। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी अगर आज पॉल्यूशन होता है 20% प्रोडक्शन में होता है, पर 80% पॉल्यूशन जो है वो कंजम्पशन में होता है। जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करते हैं उसमें 80% पॉल्यूशन होता है। तो ज़्यादा पॉल्यूशन कंजम्पशन में है, प्रोडक्शन में बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, आई थिंक ऑयल इंडस्ट्री में स्पेस इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है आज ऑयल इंडस्ट्री में हो रहा है। और अगले करीब 2040 तक जितने भी एनर्जी के और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के जो पंडित हैं उनका ये कहना है कि ऑयल एंड गैस विल कंटिन्यू टू डोमिनेट टिल 2040। तो अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं, बहुत हैं, पोटेंशियल बहुत है, हर तरह का काम करने का चुनौतियाँ बहुत हैं। तो ज़रूर आइए और काम कीजिए और सहयोग दीजिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे नौजवान कैसे अप्लाई कर सकते हैं ओएनजीसी में? ओएनजीसी में देखिए हर साल हम करीब 1000 से 1500 इंजीनियर्स की और टेक्नीशियंस की भर्ती कर रहे हैं। और हमारी जो वेबसाइट है ONGCindia.com, उस पर आप देख सकते हैं जब भी डेट्स निकलेंगी उसमें पूरे डिटेल्स आते हैं कि हमें किस किस डिसिप्लिन में इंजीनियर्स चाहिए या टेक्नीशियंस चाहिए, और रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं। वो सब डिटेल जो है हमारी वेबसाइट से मिल सकते हैं। आप कुछ निजी बातें करेंगे जी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई?
मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा जिसे कहते हैं, वो रायगढ़ में हुई और उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो अब वहाँ NIT बन गया है, रायपुर, वहाँ से की। और तत्पश्चात मैंने ONGC ज्वाइन किया। वो मेरी पहली और लास्ट वही कंपनी थी। और यहाँ पर 1 साल का जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग का कोर्स करके। जब कभी खाली वक्त मिलता है तो क्या कुछ करना आप पसंद करते हैं? खाली वक्त तो ऐसा है कि एक सपना रह गया है, खाली वक्त कभी मिलता ही नहीं है। पर पहले जब खाली वक्त होता था तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, नॉवेल्स का, म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, मूवीज़ का भी, बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मूवीज़ का बहुत शौक़ था। अभी भी कोशिश करता हूँ जब भी मौका मिलता है कुछ पढ़ने का, कुछ सुनने का। और जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, मुझे गज़लों का बहुत शौक़ है। और जहाँ भी मौका मिलता है, अगर फिल्म मिल जाए देखने को, फिल्म भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ उसमें। अपनी पसंद की एक गज़ल हमारे दर्शकों के लिए। मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट गज़ल है वो जगजीत सिंह की है। शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। और इसके अलावा आपके परिवार में कौन कौन है, इसके बारे में कुछ बताएं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी के अलावा मेरी 2 बेटियां हैं। और बड़ी बेटी जो है अब शादी होके अब वो इंग्लैंड में सेटल्ड है, HR प्रोफेशनल है, MBA HR किया है। और छोटी बिटिया जो है मेरी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है कि उसने इंजीनियरिंग किया है IT से। उसके बाद उसने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन नहीं चूज़ करना है। जर्नलिज़म का उसने कोर्स किया, हिंदुस्तान में थोड़ा काम किया उसने, प्रिंट मीडिया में, मुंबई में और दिल्ली में। अब आज वो वाशिंगटन से इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स कर रही है। वो आगे जाके यूनाइटेड नेशंस में काम करना चाहती है, एशिया को सपोर्ट करना चाहती है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग एट्सेट्रा। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी सोच है। और आपका रोल मॉडल कौन है? देखिए, मैं बहुत ही छोटे शहर से आया हूँ। और छोटा मतलब था तो डिस्ट्रिक्ट ही रायगढ़, और बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आया हूँ। तो इसलिए मेरे जो रोल मॉडल सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ही थे, मेरे पिता और मेरे सबसे बड़े भाई। मेरे गुरुजन जो हैं, स्कूल से लेकर हर जगह मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, परिवार से भी और विद्यालय में भी, महाविद्यालय में भी। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी से पूछा गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, and the reply given to him by the seer was that life has got no meaning, but it all depends upon what meaning you want to create out of life. तो क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी अब तो एनर्जी के फील्ड में गुजर गई, और प्रोविडेंस की ये मेहरबानी रही कि मैं इस स्टेज तक पहुंच गया हूं कि आज मैं सोसाइटी को कुछ दे सकता हूं। सिर्फ मैं ये कोशिश करूंगा कि ना सिर्फ एनर्जी के क्षेत्र में, बस जिस भी क्षेत्र में मैं अगर सोसाइटी को कुछ वापस कर सकता हूं वो करने की कोशिश करूं। बाकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर वासुदेव साहब, दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे ONGC के CMD सुधीर वासुदेव जी। बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जो अपनी शुरुआत जिस कंपनी में करते हैं आखिरकार रिटायर भी वहीं से होते हैं। सुधीर वासुदेव साहब ने अपनी शुरुआत भी एक एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के तौर पर इसी कंपनी से की थी, और आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत के दम पर पहुंचे सबसे शीर्षस्थ पद पर बतौर CMD आपने काम किया। और इनकी आंखों में एक सपना है कि 37 साल तक जिस कंपनी की सेवा की है वह आने वाले दिनों में, आने वाले 10 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बने। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।